खगोल विज्ञान कभी प्रकाश की खोज था। लाखों वर्षों तक मानव ने रात के आकाश में चौड़ी आंखों से देखा। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसकी प्रकृति को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नग्न आंखों की सीमाओं के कारण हमारे पूर्वजों के विशाल बहुमत को भी संदेह नहीं हुआ और कोई भी नहीं जानता था कि सितारे अन्य सूर्य और ग्रह अन्य दुनिया थे। इस तरह से रहस्योद्घाटन को दूरबीन के आविष्कार तक इंतजार करना पड़ा, जो एक साथ ब्रह्मांड में दूर और अधिक दूर की वस्तुओं को देखने की संभावना को एक साथ बनाया और पूरा किया। जबकि शुरुआती टेलीस्कोप आज के खिलौने के टेलीस्कोप की तुलना में थोड़ा अधिक सक्षम थे, फिर भी उन्होंने पहली बार बृहस्पति के चंद्रमाओं, हमारे अपने चंद्रमा पर क्रेटर्स और मिल्की वे में बहुश के तारों के असंख्य का खुलासा किया। जैसे कि टेलीस्कोप की ऊर्जा बढ़ी, यह मान लिया गया कि टेलीस्कोप प्रकाश संयोजक होने के नाते कभी भी हमारे आसपास के ब्रह्मांड का अधिक खुलासा करेंगे और वे अंततः सब कुछ प्रकट करेंगे। वास्तव में आधुनिक दूरबीनों ने हमें वस्तुओं की छवियों को इतना दूर प्रदान किया है कि वे न केवल ब्रह्मांड के किनारे के करीब है, बल्कि लगभग भौतिक की पहचान के किनारे पर है। टेलीस्कोपों की व्याख्या एक तरफ प्रकट होती है, उनकी हल्की फुल्की क्षमता के बिना ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ कभी भी मिल्की वे से आगे नहीं बढ़ सकती है। हमारी कहानी 20वीं शताब्दी के पहले कुछ दशकों में शुरू होती है, जब पहली बार सही मायने में आधुनिक दूरबीन ने ऊंचे पहाड़ों पर बनाई गई थी। अपने नए हाथी दंत के रंग के टावर में बैठे खगोलविद शताब्दी और रूपक के सितारों के करीब थे जितना वे पहले थे। खगोलविदों के लिए एक प्रमुख समय था। ब्रह्मांड के बारे में हमारा विवादास्पद दृष्टिकोण, जिसमें मिल्की वे एक प्रमुख विशेषता थी, जिसमें हमारी गैलेक्सी ने एक छोटी भूमिका निभाई थी। आकाश गंगाओं में इकट्ठे हुए सितारे, आकाश गंगाओं के समूह में आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड का सामान्य विस्तार स्वतंत्र रूप से और साथ साथ खोजा और समझाया गया था, और खगोल विज्ञान और भौतिकी ने एक साझेदारी की स्थापना की थी जो अब अविभाज्य है। खगोलविदों ने भौतिकी में बदल दिया कि उन्होंने क्या देखा, और भौतिकीविदों ने महसूस किया कि ब्रह्मांड विशाल आकार और ऊर्जा की प्रयोगशाला है। इन खोजों के दार्शनिक प्रभाव के बावजूद, या शायद उनकी वजह से, खगोल विज्ञान का भविष्य उज्जवल दिखाई दिया। खगोलविदों के लिए रात लगभग अपरिवर्तनीय दूर पर बेशुमार सूरज की रोशनी से घिर गई थी, लेकिन हर जगह खगोलविदों ने देखा कुछ गायब था। तारों और आकाशगंगाओं को रात में उगलते हैं जहां तक आंख देख सकती है, जैसे समुद्र से चांदनी निकलती है, लेकिन उनका व्यवहार अजीब था। अकेले अपने गुरुत्वाकर्षण से बंद अंतरिक्ष के ठंडे खालीपन में एक साथ मंडराने के बजाय सितारों और आकाशगंगाओं को लग रहा था इस तरह से खींचा जाना चाहिए, और अंधेरे से अस्पष्टीकृत धाराएं जो ब्रह्मांड को पार करने के लिए लग रही थी। ब्रह्मांड पर हावी होने से दूर सितारों और आकाशगंगाओं ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे एक ब्रह्मांडीय समुद्र पर केवल फ्लोटसम है। यह समस्या समझने में जितनी आसान है, इसे इस करना चाहिए कि मुश्किल कितनी है। गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करने का केवल एक ही तरीका है, और वह है पदार्थ का अस्तित्व। यूनिवर्स में हर चीज पर एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता ही है। एक ऐसी घटना जो सौरमंडल, तारा समूह और आकाशगंगाओं को एक साथ रखती है। तारों और आकाशगंगाओं की गतिशीलता आंख से मिलने की तुलना में अधिक मामले में संकेत देती है, लेकिन जब खगोलविदों ने उनके द्वारा पाए गए गुरुत्वाकर्षण के स्रोत को खोजने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही बड़ी दूरबीन ने अंतरिक्ष में गहराई से प्रवेश करती है,
वे तेजी से बड़े पैमाने पर संरचनाओं का पता लगाती है। फिर भी दूरबीन के हर मोड से एक ही अस्पष्टीकृत गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का अधिक पता चलता है। इतना ही नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर सितारों से आकाशगंगाओं तक आकाशगंगाओं के समूहों को अधिक से अधिक रहस्यमय प्रभाव प्रतीत हो रहा था। जितने खगोलविद दिखे, उतने कम ब्रह्मांड उन्होंने देखे। अपनी अदृश्यता के कारण अनदेखे मामले को कभी लापता जन्म कहा जाता था, लेकिन यह एक अच्छा शब्द नहीं है क्योंकि स्थान अच्छी तरह से जाना जाता है और खगोलविद सचमुच इसकी दूरबीन को इंगित कर सकते हैं। फिर भी सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली दूरबीनों ने कि इसलिए अंतरिक्ष के काल्पने के लिए खिलास की उद्देश्य का बना हुआ था और इसलिए इसे अंधेरे के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह शब्द उस अवधारणा के महत्व को समझाता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। डार्क मैटर मिस्ट्री एक और अनसुलझी खगोलीय समस्या से विकसित हुई है जो अब तक के सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मांड संबंधी सवालों में से एक है। एक कारण यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि यह दिखाई देने वाली बात को 100 गुना अधिक लगता है, कोई भी नहीं जानता कि डार्क मैटर किस चीज से बना हुआ है। क्या यह केवल ब्रह्मांड को देखने के तरीके से एक सीमा है? शायद। लेकिन ध्यान रखें कि जब मूल रूप से अंधेरे पदार्थ का पता चलता था तो खगोलविद ऑप्टिकल दूरबीन का उपयोग करने तक सीमित थे। अर्थात उन्होंने ब्रह्मांड को केवल उस दृश्य प्रकाश से ही देखा था जिससे आज हम भी देखते हैं। 70 साल या इससे अधिक के अंतराल में ब्रह्मांड का अध्ययन नए तरंग दैर्ध्य के असंख्य में किया गया था। प्रत्येक में पूर्व अदृश्य पदार्थ के नए रूपों का खुलासा किया गया है, जिसमें इंटरस्टेशंस गैस और धूल, न्यूट्रॉन स्टार, रेडियो आकाशगंगा और ब्लैक होल शामिल है। लेकिन पदार्थ के इन पहले अनदेखी स्रोतों के अलावा अंधेरे पदार्थ के प्रभाव के लिए लेखांकन का एक लंबा रास्ता कम हो जाता है। यह पता चला है कि यह सब समय हम केवल गलत तरह के मामले की तलाश में हैं। बहुत गहरे शब्द डार्क मैटर से तात्पर्य ये है कि यह गैर चमकदार है, बस किसी भी प्रकाश को नहीं छोड़ता है। क्या होगा अगर यह बैरोनिक पदार्थ से भी नहीं बना है? परिचित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सितारों और ग्रहों को बनाते हैं। शायद हमें गैर बायरोनिक पदार्थ विदेशी कणों की तलाश में होना चाहिए, जिनमें से कई की खोज अभी तक नहीं हो गई है। शायद हम में से अधिकांश ब्रह्मांड उसी सामान से नहीं बने हैं जैसे कि हम। हमारी सोच में ऐसी क्रांति अभूतपूर्व नहीं होगी। 400 साल पहले तथाकथित कोपरनिकन क्रांति ने ब्रह्मांड के केंद्र से पृथ्वी को विस्थापित किया। जैसा कि डेविड श्रामम ने उल्लेख किया है, हम अब परम कोपरनिकन क्रांति का अनुभव कर सकते हैं। इसमें न केवल हम ब्रह्मांड के केंद्र में हैं, हम अधिकांश ब्रह्मांड के समान सामान से बने भी नहीं हो सकते हैं। डार्क मैटर की भूमिका एक के लिए कई उम्मीदवार लाइनिंग कर रहे हैं। न्यूट्रॉन स्टार, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल, डेड स्टार, न्यूट्रॉन्स और विदेशी कणों का एक पूरा परिवार जिसे विम्स कहा जाता है। हम बदले में इनके प्रत्येक से क्या उम्मीदवार पर एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि वैज्ञानिक उन्हें कैसे खोजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमें इस बात से सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम अंधेरे पदार्थ की प्रकृति के बारे में क्या निष्कर्ष करते हैं। खगोलविद बहुत रचनात्मक कहानीकारक है और हमेशा तथ्यों को फिट करने के लिए एक परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं, और कम तथ्य उपलब्ध है परिकल्पना को फिट करना जितना आसान है। खगोलविदों के रूप में एक खगोलीय समस्या की पूरी समझ के लिए अंधेरे में टटोलना जरूरी है कि यह एक सिद्धांत है जिसे ओकाम के रेजर के रूप में जाना जाता है। सबसे सरल
और आमतौर पर सबसे सुरुचिपूर्ण विवरण को प्राथमिकता देना है। डार्क मैटर के मामले में इसका मतलब यह माना लिया गया था कि गैलेक्सी और एस्ट्रोनॉमी के पैमानों पर देखे जाने वाले गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के लिए एक प्रकार का डार्क मैटर ही है। हालांकि जैसा कि हमारी कहानी सामने आती है, आप देखेंगे कि यह अधिक संभावना है कि चीज़ें उतनी सरल नहीं है। वास्तव में हमें कई अलग अलग प्रकार के काले पदार्थों के साथ रहना सीखना पड़ रहा है, जिनमें से प्रत्येक को हम विभिन्न पैमानों पर देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पैदा क्यों करता है। जो भी हो, डार्क मैटर ने निश्चित रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति में एक भूमिका निभाई। इसके बिना ब्रह्मांड में कोई आकाशगंगा नहीं हो सकती थी, कोई तारे नहीं हो सकते थे और संभवतः कोई भी आश्चर्य नहीं करेगा कि क्यों। फिर भी यह उनके पास है और यहाँ हम हैं। जिस प्रकार डार्क मैटर ने यूनिवर्स की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यह विस्तार, ब्रह्मांड और इसके आत्म गुरुत्वाकर्षण के बीच के विश्व युद्ध में एक प्रमुख कारक हो सकता है। ब्रह्मांड का विस्तार, जिसका निहितार्थ बिग बैंग था, जो प्राथमिक आग का गोला था जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया, अंधेरे पदार्थ की खोज के आसपास ही प्रकट हुआ था। यह विस्तार इस मामले की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। यदि ब्रह्मांड में बहुत कम द्रव्यमान है तो यह हमेशा के लिए विस्तारित होगा। बहुत अधिक है और यह एक दिन फिर से अपने आप में ढह जाएगा। इन दो चरम सीमाओं के बीच गुरुत्वाकर्षण और विस्तार के बीच सही संतुलन है, एक महत्वपूर्ण घनत्व जो यूनिवर्स को कुछ असीम दूर के समय में विस्तार को रोकने के लिए पर्याप्त है। यूनिवर्स में सभी द्रव्यमान पदार्थ केवल महत्वपूर्ण घनत्व का एक छोटा सा हिस्सा जोड़ता है। क्या डार्क मैटर तराजू को काट सकता है, या क्या ब्रह्मांड कुछ अधिक विचित्र है, जैसे कि ऊर्जा जो अंतरिक्ष के निर्वात द्वारा बनाई गई है, जो ब्रह्मांड को हमेशा के लिए काले पदार्थ की ताकतवर खींच से खिलाफ विस्तार करने के लिए मजबूर कर रही है? अगर सच है तो ब्रह्मांड का थोक वास्तव में अंधेरा है। सूरज और आकाशगंगाओं पर एक ब्रह्मांड का प्रभुत्व नहीं है, लेकिन एक अदृश्य द्वारा शासित अभी तक अज्ञात पदार्थ है। तारे और आकाशगंगाएं गहनों की तरह चमक सकती है, लेकिन इस मायने में कि केवल काले पदार्थ के महत्व के काल्पनिक के कारण चमकती है। उनकी दूरबीनों में, उनके डिटेक्टर में और उनकी प्राथमिक आपत्तियों के बावजूद खगोलविदों को एक बड़े पैमाने पर अदृश्य ब्रह्मांड की ओर इशारा करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन जिस तरह से इस तरह की जांच से हमारे सौरमंडल के बाहरी सदस्यों का पता चला है, इसलिए अंधेरे पदार्थ की खोज अंततः ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों को प्रकट करेंगी। यह प्रकाश की खोज के रूप में शुरू हो सकता है, लेकिन अब खगोल विज्ञान अंधेरे की खोज है। समय को नियमित रूप से विभाजित सेकंड से तराजू पर ब्रह्मांड की बहुत उम्र तक मापा जाता है। दृश्यमान ब्रह्मांड का अध्ययन अब लगभग पूरे विद्युत चुंबकत्व का उपयोग करके किया गया है और हर मोड़ पर अंधेरे पदार्थ के लिए सबूत सामने आते हैं। यह क्या है विशेष रूप से जो हमें बताता है कि अंधेरे पदार्थ सभी में मौजूद है, इतनी बड़ी मात्रा में अकेले है? ब्रह्मांड के द्रव्यमान के दो मापों के बीच संघर्ष में निहित है, चमत्कार द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान। दूसरे शब्दों में, हम प्रकाशमान का सितारों को आकाशगंगाओं के रूप से और हम सभी के कुल द्रव्यमान के बीच एक संघर्ष है। और द्रव्यमान उनकी गति से अंतरिक्ष के माध्यम से उत्पन्न होता है, जो बदले में एक गुरुत्वाकर्षण है। हालांकि अनदेखी द्रव्यमान का अर्थ है ये दो अवधारणाएं, चमकदार द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान,
इस पूरी किताब की कहानी के लिए केंद्रीय है। हम उन खगोलविदों का उल्लेख करेंगे जो काले पदार्थ का अध्ययन करते हैं। हालांकि जो लोग इस समस्या का अध्ययन करते हैं उनमें भौतिकी वैज्ञानिक, खगोल वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल है। इन क्षेत्रों के भीतर विषय इतना अर्थसंबंध है कि उन्हें अलग करना अब असंभव है। सितारों या आकाशगंगाओं की एक प्रणाली के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए बुनियादी उपकरण खगोलविदों का उपयोग अंतरिक्ष के माध्यम से अपनी गति का अध्ययन करना है और फिर उस गति की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल के साथ करना है ताकि सिस्टम को एक साथ बांधे रखा जा सके।